पत्नी ने गरीब पति को छोड़कर अमीर आदमी से शादी की। जिस दिन नई शादी हुई उसी दिन पुराने पति का असली राज खुला। शाम के 5 बज रहे थे। लखनऊ के एक बड़े वेंकट हॉल में शहनाई बज रही थी। फूलों की महक हवा में घुली हुई थी। दीवारों पर रोशनी की झालरें लटकी थी। मेहमान अपने अपने कपड़ों में सजे धजे आ रहे थे। बाहर गाड़ियों की कतार थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ काले शीशे वाली। ये शादी थी प्रिया की, लेकिन ये शादी उसकी पहली शादी नहीं थी। 3 साल पहले प्रिया की शादी एक आदमी से हुई जिसका नाम था सौरभ। सौरभ कोई बड़ा आदमी नहीं था। एक छोटे से सरकारी स्कूल में अस्थायी शिक्षक था। तनख्वाह 22,000 रुपये महीना, किराए का एक कमरा, पुरानी साइकिल, फटा हुआ बैग जिसमें किताबें और टिफ़िन रहता। लेकिन उसकी आंखों में एक रोशनी थी जब वो पढ़ाता था। जब गरीब बस्ती के बच्चे उसके आसपास बैठकर सवाल पूछते थे तब उसका पूरा चेहरा चमक उठता, जैसे उससे वो मिल गया हो जो उसने हमेशा चाहा था। प्रिया से उसकी शादी एक पारिवारिक रिश्ते से हुई थी। प्रिया के पिता मध्यवर्गीय थे। उन्हें लगा था कि सरकारी नौकरी है, पक्की रोटी है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। लेकिन प्रिया को ज़्यादा चाहिए था। शादी से पहले साल में ही प्रिया को समझ आ गया कि ये ज़िंदगी उसके सपनों से बहुत अलग है। उसकी सहेलियां बड़े घरों में ब्याही थी। कोई मॉल में जाती, कोई हर साल विदेश घूमती, कोई बड़े होटल में खाना खाती और प्रिया प्रिया हर महीने किराने का हिसाब लगाती। सौरभ बुरा आदमी नहीं था। वो प्रिया से प्रेम करता था, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन प्यार से पेट नहीं भरता, ये प्रिया का मानना था। और धीरे धीरे ये मानना इतना गहरा हो गया कि प्यार की आवाज़ उसे सुनाई देनी बंद हो गई। दूसरे साल के अंत में प्रिया की मुलाकात हुई विराज से। विराज कपूर शहर के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर का इकलौता बेटा। उम्र 35 साल, चेहरे पर आत्मविश्वास, हाथ में महंगी घड़ी, बात करने का तरीका ऐसा जैसे दुनिया उनकी मुट्ठी में हो। मुलाकात हुई एक मैरिज फंक्शन में जहां प्रिया अकेली आई थी क्योंकि सौरभ की उस दिन पेरेंट टीचर मीटिंग थी। विराज ने प्रिया को देखा, बात की, हंसाया और प्रिया जो कई महीनों से खुलकर नहीं हंसी थी उस रात बहुत हंसी। उसके बाद फ़ोन नंबर बदले, मैसेज हुए, काफ़ी हुई और फिर वो सब हुआ जो नहीं होना चाहिए था। 3 महीने बाद प्रिया ने सौरभ को बताया कि वो तलाक चाहती है। सौरभ को जैसे किसी ने ज़मीन से उठाकर पटक दिया। उसने पूछा क्यों? प्रिया ने सीधे आंख में देखकर कहा, तुम्हारे साथ जो ज़िंदगी है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक बेहतर ज़िंदगी चाहिए। सौरभ ने पूछा, क्या मैंने कोई गलती की? प्रिया ने कहा, तुम्हारी गलती ये है कि तुम वो नहीं जो मुझे चाहिए। ये जवाब सुन सौरभ के सीने में एक कील की तरह धस गया। उसने बहुत कोशिश की। उसने कहा कि वो मेहनत करेगा, वो बदलेगा, वो कोई और काम ढूंढेगा। लेकिन प्रिया का फैसला हो चुका था और जब किसी का फैसला हो जाता है तो दलीलें काम नहीं आती। कोर्ट में तलाक के कागज़ आए। सौरभ ने साइन किए। उस दिन वो अदालत से निकला तो उसके हाथ कांप रहे थे। आसमान बिल्कुल साफ था, धूप तेज थी, लेकिन सौरभ को लग रहा था जैसे वो किसी अंधेरे कमरे में है। उसने एक रिक्शा लिया। रिक्शे में बैठकर वो बहुत देर तक कहीं नहीं गया, बस बैठा रहा। रिक्शे वाले ने पूछा, साहब कहाँ जाना है? सौरभ ने धीमी आवाज़ में कहा, बस चलते रहो। तलाक के बाद एक महीना सौरभ के लिए नर्क जैसा था। उसके किराए के कमरे में अब वो अकेला था। जहाँ पहले 2 लोगों की आवाज़ें थीं, अब सिर्फ दीवारों की चुप्पी। रात को अब नींद नहीं आती तो वो छत को देखता रहता। स्कूल जाता, बच्चों को पढ़ाता। बच्चे उसे सौरभ सर कहते। उनकी आंखों में एक भरोसा था, वो भरोसा जो प्रिया की आंखों में कभी नहीं था और अब नहीं था। उस भरोसे ने ही सौरभ को जिंदा रखा। एक दिन स्कूल में एक बच्चे ने कहा, जिसका नाम था छोटू। उसने पूछा, सर आप आजकल उदास क्यों रहते हो? सौरभ ने उसे देखा। छोटू बस्ती का बच्चा था, बाप शराबी, माँ मजदूरी करती, फिर भी वो रोज़ स्कूल आता, कभी कभी खाली पेट। सौरभ ने उसके सिर पर हाथ रखा, बस यूं ही। छोटू ने कहा, सर हम मेरी माँ कहती हैं जब दुख आए तो काम करो, दुख भाग जाता है। सौरभ उस रात बहुत देर तक उस एक वाक्य के बारे में सोचता रहा। बच्चे की माँ जो खुद दुखी थी,
उसने बेटे को ये सिखाया था। अगली सुबह सौरभ उठा, उसने चाय बनाई और एक कागज़ पर लिखा, मुझे क्या करना है। वो रात भर लिखता रहा। सौरभ ने हमेशा देखा कि गरीब बस्ती के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास साधन नहीं। सरकारी स्कूल में शिक्षक कम, किताबें पुरानी, लैब नहीं, लाइब्रेरी नहीं, और दूसरी तरफ शहर में अमीर बच्चों के लिए बड़े बड़े कोचिंग सेंटर, लाखों रुपए की फीस, एसी कमरे, विदेश से आए शिक्षक। ये खाई सौरभ को हमेशा तकलीफ देती थी। उसने सोचा, क्या इस खाई को पाटा जा सकता है। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास कुछ और था, एक तरकीब। सौरभ ने शहर के कुछ बड़े प्राइवेट स्कूल में जाकर एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा, आपके स्कूल के बच्चे जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, उन्हें मैं ट्यूशन दूंगा, फीस लूँगा, लेकिन उस फीस का 50% हिस्सा मैं गरीब बस्ती के बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करूँगा। पहले स्कूल ने मना कर दिया, दूसरे ने भी। तीसरे स्कूल की प्रिंसिपल ने उसकी पूरी बात सुनी। एक बुजुर्ग महिला थी। उन्होंने उसकी आंखों में देखा और कहा, ठीक है, 1 महीना करके देखो। सौरभ ने उस 1 महीने में इतनी मेहनत की जितनी उसने पहले कभी नहीं की। उसके पढ़ाए हुए बच्चों के नंबर सुधरे। प्रिंसिपल ने उसे दूसरे स्कूलों में रेफ़र किया। धीरे धीरे बात फैली, सौरभ का नाम चलने लगा। उस पहले साल के अंत में उसके पास 20 अमीर बच्चे थे, जिनकी ट्यूशन से वो 50 गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा रहा था। दूसरे साल में उसके एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, बस्ती के बीच में। वहाँ शाम को क्लास लगाने लगी। तीसरे साल में उस कमरे से 3 कमरे हो गए। और चौथे साल में शुरू में, जिस दिन प्रिया की दूसरी शादी हो रही थी, उस दिन सौरभ के उजाला फाउंडेशन की एक बड़ी घोषणा थी। लेकिन हम वहाँ बाद में पहुँचेंगे, पहले उस शादी में चलते हैं। बैंकेट हॉल में प्रिया बहुत खूबसूरत लग रही थी, लाल लहंगे में, सोने के गहनों में, चेहरे पर मेकअप, आंखों में खुशी, या कम से कम खुशी जैसी कोई चीज़। विराज उसके बगल में खड़ा था, सूट में, आत्मविश्वास से भरा। मेहमानों की भीड़ थी। शहर के बड़े लोग थे, नेता थे, व्यापारी थे और अफसर थे। प्रिया की माँ एक कोने में बैठी मुस्कुरा रही थी। उनकी बेटी आज सेट हो गई थी, यही उनका सपना था। प्रिया के पिता थोड़े चुप थे। उन्हें सौरभ याद आ रहा था। उन्होंने याद था कि जब सौरभ उनके घर आया था तलाक के बाद, और उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला था क्योंकि पत्नी ने मना किया था। उन्हें याद आ रहा था कि उस रात उन्होंने खिड़की से देखा, सौरभ बहुत देर तक दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, फिर चला गया। उन्होंने उस दिन के बाद से कभी सौरभ के बारे में पूछताछ नहीं की, लेकिन आज ना जाने कि उनका मन बेचैन था। शादी की रस्में शुरू हुई। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, फेरे हो रहे थे। तभी हाल के दरवाजे पर कुछ हलचल हुई। एक टीवी चैनल की और भी वैन आई, और उसके पीछे और भी। मेहमानों में कानाफूसी होने लगी। शहर के एक बड़े अखबार का रिपोर्टर था रमेश। वो 1 महीने से एक स्टोरी पर काम कर रहा था। स्टोरी थी उजाला फाउंडेशन। उसने जब पहली बार इस फाउंडेशन के बारे में सुना था, उसे लगा कि ये किसी एनजीओ को दिखावा होगा। लेकिन जब वो बस्ती में गया, जब उसने उन बच्चों को देखा जो पहले सड़क पर भटकते थे और अब किताबें लिए चल रहे थे, तब उसे लगा ये कोई असाधारण कहानी नहीं। उसने सौरभ का इंटरव्यू लिया। सौरभ ने बहुत सादगी से बात की, कोई बड़बोलापन नहीं, कोई नाटक नहीं। रमेश ने पूछा, आपने ये काम कब से शुरू किया? सौरभ ने कहा, जब जिंदगी ने एक बड़ा धक्का दिया। उसके बाद रमेश ने पूछा, कौन सा धक्का? सौरभ ने मुस्कुराकर कहा, वो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि उस धक्के के बाद मैं उठा। रमेश को वो जवाब बहुत पसंद आया। उसने पूरी स्टोरी तैयार की और उस स्टोरी का प्रसारण आज शाम को होने वाला था, राज्य के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल पर। संजोग ये था कि जिस बैंक्वेट हॉल में प्रिया की शादी हो रही थी, उसी इलाके में एक बड़ा स्क्रीन लगा हुआ था, एक मॉल के बाहर, जो लाइव न्यूज़ दिखाता था। और न्यूज़ चैनल की टीम आज उसी इलाके में थी स्टोरी की फॉलोअप के लिए। शाम के ठीक 6 बजे टीवी स्क्रीन पर खबर आई। एंकर ने कहा, आज हम आपको मिलवाते हैं लखनऊ के एक ऐसे शख्स से जिसने बिना किसी बड़े संसाधन के सैकड़ों गरीब बच्चों की ज़िंदगी बदल दी। इनका नाम है सौरभ शर्मा और इनकी संस्था का नाम है उजाला फाउंडेशन। स्क्रीन पर सौरभ आया, साधारण कुर्ता, सीधी आंखें। पत्रकार ने पूछा, सौरभ जी,
आप इतने कम साधनों में इतना बड़ा काम कैसे कर लेते हैं? सौरभ ने कहा, साधन कम होते हैं तो सोच बड़ी हो जाती है। मैंने देखा है कि इन बच्चों को बस एक मौका चाहिए, वो मौका देना मेरा काम है। पत्रकार ने पूछा, आपको इस काम की प्रेरणा कहाँ से मिली? सौरभ ने एक पल रुककर कहा, जिंदगी ने मुझे कुछ दिया और कुछ छीन लिया। जो छीन लिया उसका गम मनाने की बजाय मैंने सोचा कि जो दिया है उसे और बांटूं। बैंकेट हॉल के बाहर कुछ लोग खड़े थे। उनके फ़ोन पर यही खबर चल रही थी। एक मेहमान ने दूसरे से कहा, अरे ये देखो, ये लड़का तो लखनऊ का ही है। दूसरे ने फ़ोन को ध्यान से देखा। हाँ यार, और देख, ये तो बहुत बड़ा काम कर रहा है। खबर हाल के अंदर ही पहुंची। किसी मेहमान ने अपने फ़ोन की स्क्रीन दूसरे को दिखाई और धीरे धीरे वो खबर उस हाल में फैलने लगी जहां प्रिया की शादी की रस्में चल रही थी। प्रिया की एक सहेली नेहा जो शादी में आई थी, उसने अपने फ़ोन पर वो खबर देखी। उसने स्क्रीन पर सौरभ का चेहरा देखा। वो एक पल के लिए रुकी, फिर उसने प्रिया की माँ के पास जाकर धीरे से कहा, आंटी जी, वो खबर देखी? टीवी पर सौरभ जी हैं। प्रिया की माँ ने पजंकी होकर पूछा, कौन सौरभ? नेहा ने फ़ोन आगे किया। प्रिया की माँ ने स्क्रीन पर देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसी वक्त प्रिया के पिता ने भी देखा। वो एक कोने में चले गए। खबर अब वायरल हो रही थी। सोशल मीडिया पर सौरभ का नाम ट्रेंड करने लगा था। लोग शेयर कर रहे थे, कंटेंट कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, ये असली हीरो है। इस आदमी को सलाम, भगवान इन्हें और ताकत दे। राज्य सरकार के एक मंत्री ने, जो उस वक्त किसी कार्यक्रम में थे, खबर देखी और तुरंत अपने सचिव को फ़ोन किया। उजाला फाउंडेशन के सौरभ शर्मा को कल मुझसे मिलवाओ। और उसी वक्त बैंकेट हॉल में प्रिया के फेरे हो रहे थे। प्रिया का हाथ विराज के हाथ में था। मंत्र पढ़े जा रहे थे, लेकिन तभी उसकी सहेली नेहा उसके पास आई। नेहा ने उसके कान में धीरे से कहा, प्रिया, सौरभ टीवी पर है, बहुत बड़ी खबर है। प्रिया ने उसकी तरफ देखा। अभी नहीं नेहा, नहीं प्रिया, तुम्हें देखना चाहिए। उसने एक फाउंडेशन बनाई है, सैकड़ों बच्चों की ज़िंदगी बदल दी, पूरा शहर उसकी बात कर रहा है। प्रिया के हाथ में फ़ोन थमाया गया। उसने एक सेकंड के लिए स्क्रीन पर देखा और वो सेकंड उसके लिए बहुत भारी हो गया। टीवी पर खबर जारी थी। पत्रकार पूछ रहा था, सौरभ जी, अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो क्या लगता है? क्या आप खुश हैं? सौरभ ने एक पल के लिए रुककर कहा, खुश हूँ, इसलिए नहीं कि ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है, बल्कि इसलिए कि जो टूटा उसे मैंने कुछ बनाने में लगा दिया। पत्रकार ने पूछा, आपकी ज़िंदगी में क्या टूटा था? सौरभ ने हल्का मुस्कुराकर कहा, एक रिश्ता, लेकिन उस टूटने से मुझे रास्ता मिला। अगर वो दर्द नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। पत्रकार ने पूछा, क्या उस रिश्ते को लेकर आपके मन में कोई कड़वाहट है? सौरभ ने कहा, नहीं। जो हुआ उसने मुझे ये सिखाया कि आदमी की असली पहचान उसकी तनख्वाह से नहीं, उसके काम से होती है। अगर आज मैं कुछ बच्चों की ज़िंदगी में थोड़ी रोशनी ला सकता तो वो रिश्ता टूटना शायद ज़रूरी था। ये सुनते ही प्रिया के हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। वो बोल नहीं सकी। उसके बगल में विराज था। आसपास मेहमान, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन प्रिया का दिमाग अब जहाँ नहीं था, वो उस किराए के कमरे में थी। 3 साल पहले, जहाँ सौरभ रात को लौटता था, थका हुआ, लेकिन चेहरे पर एक शांति लिए। जहाँ वो सुबह उठकर चाय बनाता था और उसकी कप में थोड़ी ज़्यादा चीनी डालता था, क्योंकि उसे पता था कि प्रिया को मीठी चीनी चाय पसंद है। वो उस दिन में भी, जब एक बच्चा बीमार पड़ा और सौरभ ने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा उसके इलाज में दे दिया था, बिना किसी को बताए। और वह उस रात में भी, जब उसने सौरभ को तलाक के कागज़ थमाए और उसने कांपते हाथों से साइन किए, लेकिन एक भी बुरा शब्द नहीं कहा। खबर का वो हिस्सा चल रहा था जिसमें बस्ती के बच्चे बोल रहे थे। एक बच्ची ने कहा, सौरभ सर हमारे लिए भगवान है। हमें पहले नहीं पता था कि हम भी डॉक्टर बन सकते हैं। सर ने बताया कि बन सकते हैं। एक लड़के ने कहा, मेरी माँ बीमार थी, सर ने हमारे घर का किराया भर दिया। मुझे नहीं पता था, बाद में पड़ोसी ने बताया। पत्रकार ने पूछा था, सौरभ जी, ये सब आपने चुपके से क्यों किया? सौरभ ने कहा, क्योंकि नेकी दिखावे के लिए नहीं होती। बैंकेट हॉल में शादी के फेरे पूरे हो चुके थे। विराज ने प्रिया की मांग में सिंदूर भरा। मेहमानों ने तालियां बजाई, लेकिन प्रिया की आंखें उस वक्त उस फ़ोन की स्क्रीन पर थी, जो अब बंद हो चुकी थी। रात को जब सब मेहमान गए, जब होटल के कमरे में सिर्फ प्रिया और विराज थे, विराज खुश था। वो अपने दोस्तों से फ़ोन पर बात कर रहा था, हंस रहा था। प्रिया खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर शहर की रोशनी। विराज ने फ़ोन रखा और प्रिया के पास आया। क्या हुआ?
उदास क्यों हो? प्रिया ने कहा, कुछ नहीं, शादी का दिन है, खुश रहो। प्रिया ने मुड़कर विराज को देखा। उसने सोचा था कि ये आदमी उसे वो सब देगा जो सौरभ नहीं दे सका, पैसा, रुतबा, आरामदायक जिंदगी, और शायद दे भी देगा। लेकिन आज आज पहली बार प्रिया को लग रहा था कि उसने जो पाया है और जो खोआ, उसका हिसाब शायद उसने गलत लगाया था। अगली सुबह लखनऊ के अखबारों में सौरभ की फोटो थी। गरीब बच्चों का मसीहा, उजाला फाउंडेशन के सौरभ शर्मा। राज्य के शिक्षा मंत्री ने सौरभ से मुलाकात की। सरकार ने उजाला फाउंडेशन को राज्य के 5 और जिलों में फैलाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की। शहर के बड़े व्यापारियों ने फाउंडेशन को दान देने की पेशकश की। सौरभ का फ़ोन नहीं रुक रहा था, लेकिन वो उस सुबह बस्ती में था, छोटू के साथ, बाकी बच्चों के साथ उन्हें पढ़ा रहा था। जैसे हर सुबह किसी बच्चे ने पूछा, सर आप टीवी पर थे कल? सौरभ ने कहा, हाँ। बड़े आदमी बन गए? सौरभ ने हंसकर कहा, नहीं, बड़े आदमी वो होते हैं जिनकी जेब भारी होती है। मेरी तो अभी भी वैसी ही है, लेकिन शायद थोड़ा काम और हो जाएगा अब। छोटू ने कहा, सर आपकी शादी कब होगी? पूरी क्लास हंस पड़ी। सौरभ भी हंसा। उस दिन शाम को प्रिया के पिता, जो उस सुबह से बेचैन थे, घर के बाहर निकले। वो अकेले चलते रहे। उन्हें नहीं पता था कि कहाँ जाना है, लेकिन उनके कदम उस इलाके की तरफ जाते रहे जहाँ सौरभ की फाउंडेशन थी। वो बाहर से देखते रहे। अंदर से बच्चों की आवाज़ें आ रही थी। सौरभ किसी बच्चों को गणित समझा रहा था। उनकी आवाज़ जैसी उसकी आवाज़ वैसी ही थी, धैर्यपूर्ण, शांत। प्रिया के पिता की आंखें भर आई। वो वहाँ से चले गए, बिना अंदर गए। लेकिन घर लौटकर उन्होंने पत्नी से कहा, हमने गलत किया। पत्नी ने पूछा, क्या मतलब? सौरभ के साथ हमने उसे कभी मौका नहीं दिया। पत्नी चुप हो गई। वो जानती थी कि पति सच कह रहे थे, लेकिन अब क्या हो सकता था? जो हो गया सो हो गया। और प्रिया प्रिया विराज के घर में थी। बड़ा घर, नौकर, गाड़ी। रात को ड्राइवर रात को डाइनिंग टेबल पर विराज के साथ बैठकर वो खाना खा रही थी। विराज अपने बिजनेस की बातें कर रहा था। कौन सा प्रोजेक्ट मिला, कहाँ प्लॉट खरीदे, किस नेता से बात हुई। प्रिया सुन रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। विराज ने कहा, तुम सुन रही हो? प्रिया ने कहा, हाँ। क्या सोच रही हो? प्रिया ने एक पल के लिए विराज को देखा, फिर धीरे से कहा, कुछ नहीं। विराज ने खाना खाना जारी रखा और प्रिया की नज़र उस खिड़की पर गई जिसके बाहर बड़ी गाड़ियाँ खड़ी थी और दूर शहर की रोशनी जगमगा रही थी। लेकिन उस रोशनी में उसे वो रोशनी नहीं दिख रही थी जो उसने एक बार किसी की आंखों में देखी थी, जब वो बच्चों को पढ़ाता था। कुछ दिन बाद एक बड़े समारोह में सौरभ को राज्य सरकार की तरफ से सम्मान दिया गया। मंच पर मंत्री ने कहा, सौरभ शर्मा ने ये साबित कर दिया कि समाज बदलने के लिए पद नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ इरादा चाहिए। सौरभ ने माइक थामा। उसने कहा, ये सम्मान उन बच्चों का है जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, और ये सम्मान उन सभी लोगों का है जो इस देश में चुपचाप नेकी करते हैं, बिना किसी के उम्मीद रखें। तालियां गूंजी। सौरभ ने उस ताली की गूंज में एक पल के लिए आंखें बंद की। उसे याद आया वो दिन जब वो कोर्ट से निकला था और रिक्शे में बैठकर कहीं नहीं जाना चाहता था। उस दिन से आज तक का सफ़र जो टूटा था उसी से बना था। उस समारोह में प्रिया भी थी। विराज किसी बिजनेस कॉन्फ्रेंस में था। प्रिया अकेले आई थी, एक रिश्तेदार के साथ। उसे नहीं पता था कि आज जहाँ सौरभ को सम्मान मिलेगा। जब सौरभ मंच पर आया तो प्रिया की नज़र उस पर पड़ी। वही सौरभ, साधारण कपड़े, सीधी आंखें, लेकिन आज उसके आसपास एक ऐसी आभा थी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। जहाँ शायद थी, लेकिन प्रिया की आंखें उस वक्त उसे देखने में असमर्थ थी। समारोह के बाद जब लोग बाहर निकल रहे थे, भीड़ में प्रिया की नज़र सौरभ पर पड़ी। सौरभ की नज़र भी उस पर पड़ी। एक पल दोनों रुके। सौरभ ने हल्का सिर झुकाया, एक औपचारिक नमस्ते की तरह। प्रिया के होंठ कांपे। वो कुछ कहना चाहती थी, माफ़ी, स्पष्टीकरण, जहाँ बस कुछ ऐसा जो उस खालीपन को भर दे जो पिछले कुछ दिनों से उसके भीतर था। लेकिन सौरभ आगे बढ़ चुका था। छोटू इसके पास दौड़ता हुआ आया। सर वो मैडम कौन थी? सौरभ ने छोटू के बाल बिखेर दिए। कोई नहीं, चलो। उस रात प्रिया बहुत देर तक सो न सकी। विराज सो चुका था। वो बालकनी में खड़ी थी। उसने सोचा था कि पैसा सब कुछ कर सकता है, आराम सब कुछ होता है,
लेकिन आज उसे पहली बार समझ आया, जिस चीज़ को उसने कमजोरी समझा वो असल में एक ताकत थी। सौरभ की वो सादगी, वो धैर्य, वो लगन, वो आंखों की रोशनी, जो कोई गरीबी नहीं थी। ये एक ऐसी संपत्ति थी जो किसी बैंक में नहीं रखी जाती। प्रिया ने आसमान की तरफ देखा, आंखें भर आई। लेकिन अब रोने का वक्त भी था भी या नहीं, ये भी नहीं पता था। जिंदगी आगे बढ़ती रही, उजाला फाउंडेशन बढ़ती रही। सौरभ काम करता रहा। उसने दोबारा शादी नहीं की, इसलिए नहीं कि वो टूटा हुआ था, बल्कि इसलिए कि अभी उसके पास एक काम था जो पूरा नहीं हुआ था, और जब तक वो काम पूरा ना हो वो रुक नहीं सकता था। एक दिन छोटू ने फिर पूछा, सर आप अकेले क्यों रहते हो? सौरभ ने मुस्कुराकर कहा, अकेला कहाँ हूँ, तुम सब हो ना। छोटू ने कहा, हम तो बच्चे हैं। सौरभ ने कहा, बच्चे ही सबसे अच्छी संगत होते हैं, वो धोखा नहीं देते। छोटू को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने महसूस किया सर की आंखों में एक दर्द जो बहुत पुराना है। उसने सर का हाथ पकड़ लिया। सौरभ ने उसे देखा, और वो दर्द जो इतने सालों में भी पूरी तरह नहीं गया, थोड़ा और हल्का हो गया। तो दोस्तों, क्या प्रिया ने जो फैसला किया वो सही था? क्या पैसा और आराम ही ज़िंदगी की असली खुशी है? और क्या सौरभ जैसे इंसान की कीमत हम तब समझते हैं जब वो हमारी ज़िंदगी से जा चुके होते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, और ये भी बताएं कि आप ये कहानी भारत की किस शहर से सुन रहे हैं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं